हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारे जैन मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इकॉनमी चल रही थी तो 3 लेसन आपकी आ चुकी है, 1 लेसन और बची है जो कि यहाँ पे जनरल नेटवर्क एक्सेस और ये 2-3 आर्टिकल बची हुई है। इसे मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे कंप्लीट करा दूँगी क्योंकि काफ़ी लेंदी चलते आ रहा है तो एक बोरिंग काइंड ऑफ लगने लगता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट की एक फ्रेश टॉपिक के साथ जो कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है 2021 की। इसे डिटेल में देखेंगे क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली ये किस टाइप ऑफ सर्विस के बारे में बात करें। चीता री इंट्रोडक्शन प्लान है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है चीता है, रेड सेंटर्स है, तो ये सारी चीज़ों से इन सारे प्रजातियों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन जो कि इकॉनमी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। ओके, एंड वन मोर थिंग कि अगर आप लोग को वीज़न आइज की टेस्ट सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स 2022 अगर ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, मेल करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है जिनके द्वारा ये रिलीज़ की गई है। और अब इस रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। एक्चुअली हमारे देश में जितने भी जंगल है या फिर जितने भी पेड़ पौधे हैं, ट्री कवर है, इनको यहाँ पे असेसमेंट की जाती है और हर 2 साल में यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पहली बार जो ये सर्वे हुई थी ये 1987 में हुआ था और इस तरीके का जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 का, उस हिसाब से ये 17th रिपोर्ट हो गया। तो ये भी ध्यान रखना है। जो डेटा यहाँ पे कंप्यूट किया जाता है वो वॉल टू वॉल मैपिंग होता है। इट मीन्स कि एक दीवार से दूसरे दीवार के बीच में जितने भी यहाँ पे जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वो सारे भी यहाँ पे काउंट होते हैं टेक्निक्स के थ्रू। और ये जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये यूज़ किया जाता है कि कैसे हम लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग या फिर पॉलिसीज़ वगैरह फॉर्मुलेट करें। साथ ही साथ फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर है, तो इनको भी हम लोग कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। किस किस क्षेत्र में पहले बहुत जंगल थे लेकिन अब कम हो गए और किस किस क्षेत्र में कम जंगल है तो उनको किस तरीके से फॉरेस्ट कवर बढ़ानी है। तो ये जो आपका यहाँ पे रिपोर्ट है इससे ये पता चलता है। अब न्यू चैप्टर्स देखते हैं जो कि इस बार में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फॉरेस्ट कवर असेसमेंट किया गया है कहाँ कहाँ, तो टाइगर रिजर्व्स में, जितने भी टाइगर रिजर्व है वहाँ देखा गया है कि कितने फॉरेस्ट कवर हैं। टाइगर कॉरिडोर है, इस तरह की कॉरिडोर बनाई जाती है जो कि एक नेशनल पार्क या फिर यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व से नेशनल पार्क को जोड़ा जाता है, जिसमें कि यहाँ पे जो टाइगर है वो वॉक करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखा जाएगा कि कितने यहाँ पे फॉरेस्ट कवर हैं। और सेकेंड यहाँ पे है कि एबव ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन है जो कि यहाँ पे सिंथेटिक अपर्चर जो रडार डेटा है SARD, इसको यहाँ पे यूज़ करके देखा जाएगा, वो भी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ। ठीक है, जो कि इसरो अहमदाबाद में। साथ ही क्लाइमेट चेंज हॉट स्पॉट को इंडियन फॉरेस्ट में मैप किया जाएगा कि इंडियन फॉरेस्ट में आप देखो कि क्लाइमेट चेंज है हो रहा है, जिसके वजह से आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर जंगलों में आग लग जा रहे हैं, तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जिसमें कि हमारे फॉरेस्ट कवर लॉस हो रहे हैं। तो ये सारे हॉट स्पॉट को भी मैप किया जाएगा। फाइन, तो ये 3 पॉइंट है जो कि इस बार फिर ऐड किया गया है। तो आप देखते हैं कि क्या क्या फाइंडिंग पता चला है। तो डेटा पे ध्यान रखिएगा, फाइंडिंग पे ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितनी है, तो ये 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि पूरे जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का 21% है। अब इसी में आप देख लो कि टोटल जो फॉरेस्ट कवर है, ट्रेंड्स अगर हम लोग देखें प्रीवियस ईयर या थोड़े साल पहले से इसको अगर कंपेयर करें तो कहा जा रहा है कि ये इंक्रीज़ हुआ है 0.22%। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो कि बहुत घने यहाँ पे जंगल है तो वो भी इंक्रीज़ हुई है। मॉडरेटली अगर डेंस फॉरेस्ट देखें जो कि ठीक ठाक यहाँ पे फॉरेस्ट है तो वो आपका डिक्रीज़ हुआ है। ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है और स्क्रब की बात करें तो ये भी आपका इंक्रीज़ हुआ है। तो डिक्रीज़ कहाँ हुआ है, जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, जो आप देखो कि घनी यहाँ पे आपका फॉरेस्ट है लेकिन मॉडरेट लेवल का, ज़्यादा घनात्मक नहीं है, तो वहाँ पे ये डिक्रीज़ हुआ है। टोटल 5 स्टेट है पूरे टोटल यहाँ पे फॉरेस्ट कवर में, जैसे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है जो कि टॉप यहाँ पे 5 स्टेट है। टॉप 5 स्टेट परसेंटेज के हिसाब से देखिए कितना फॉरेस्ट कवर है जोग्राफिकल एरिया को लेकर। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के ही देश आएंगे, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स जो है वो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। ट्री कवर की अगर बात करें तो हमारे देश में टोटल ट्री कवर आप देख सकते हो 2.191% है पूरे जोग्राफिकल एरिया का, और स्क्वायर किलोमीटर में भी आप देख सकते हो। स्टेट जिसमें कि मैक्सिमम ट्री कवर है तो वो है महाराष्ट्र। और ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो हाँ, ट्री कवर भी बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में।
इसके बाद अगर ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 36% है टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो इंडिया में है। लेकिन वैसे राज्य जो कि आप देखो कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल वाला एरिया है उससे भी बाहर जो पौधे लगे रहते हैं, पेड़ होते हैं, उनको अगर हम लोग काउंट करें तो सबसे ज़्यादा आपको जो स्टेट में देखने को मिलेगा वो महाराष्ट्र है, इसके बाद उड़ीसा है और देन कर्नाटक है। तो जो भी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे राज्य है उसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ट्री आउटसाइड जो फॉरेस्ट है उसमें महाराष्ट्र है। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जिसमें कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, तो परसेंटेज आप देखो कि एरिया में, एक एरिया में कितना यहाँ पे ऐसे ट्रीज़ है जो कि आपका फॉरेस्ट एरिया से बाहर है, ठीक है। तो इसको हम लोग परसेंटेज में देखते हैं तो ये आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। ऑब्वियस है कि लक्षद्वीप में आप देखोगे कि बहुत सारे ट्रीज़ है और वो भी फॉरेस्ट एरिया से भी बाहर है। इसके बाद केरल है, गोवा है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट कवर विथ रिस्पेक्ट टू रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, तो किस तरीके से ट्रेंड्स चल रहा है। तो फॉरेस्ट कवर अगर हम लोग जितना भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है जो कहा जाता है कि हाँ ये एक डिफाइंड फॉरेस्ट एरिया है, तो उसमें अगर फॉरेस्ट कवर देखें तो ये इंक्रीज़ हुआ है। और फॉरेस्ट कवर अगर आउटसाइड भी देखें जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स कि एफॉरेस्टेशन की जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से चल रही है, जिसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ हर जगह जो है वो फॉरेस्ट कवर हो गया, ट्री कवर हो गया, ये सब इंक्रीज़ हो रहे हैं। एरिया स्पेसिफिक अगर फॉरेस्ट कवर देखें कि कुछ एरिया है जिसमें कि फॉरेस्ट कवर कितनी है, तो अगर हिल डिस्ट्रिक्ट में देखें तो यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, 40% है। जितना टोटल जोग्राफिकल एरिया है ना उसका 40% तो यहाँ पे आपका फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से ट्रेंड्स है, तो ट्रेंड में कहा जा रहा है कि यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे 140 हिल डिस्ट्रिक्ट में आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो यहाँ पे कम हुआ है। तो ये भी एक आप रीज़न समझ सकते हो कि आज के डेट में कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हिल डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी होते हैं वो एक टूरिज्म स्पॉट पॉइंट होते हैं, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और इस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है, तो शायद यही वजह होगी जो कि फॉरेस्ट कवर कम होती जा रही है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में देखें तो यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो 37% है। और अगर ट्रेंड देखें फॉरेस्ट कवर में कैसा है, तो यहाँ पे भी डिक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे जो जितना भी डिफाइंड यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर है उसके तहत अगर हम लोग देखें तो डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर आउटसाइड अगर हम लोग रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया देखें तो इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये दोनों यहाँ पे डिफरेंस है, इसको समझिएगा। नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में तो आप देखो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा एरिया स्पेसिफिक, तो 64% है। लेकिन अगर ट्रेंड देखें तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि लगातार ये 3-4 साल से जितने भी फॉरेस्ट कवर वाले जो फॉरेस्ट वाले रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि फॉरेस्ट जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे पहले डेवलपमेंट बहुत कम थे, वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम थी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम थे। लेकिन आज के डेट में हर एक सेक्टर पे ध्यान दिया जा रहा है, तो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, काफ़ी रोड वगैरह बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं। इवन आप लोग देखो कि वहाँ पे डैम वगैरह बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अर्बनाइजेशन भी करने की बात की जा रही है। तो उससे क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ों की कटाई होती है, तो इसलिए फॉरेस्ट कवर वाली एरिया जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में कम देखने को मिलेगा। फाइन। अगर फॉरेस्ट कवर जो इस बार यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया है कि टाइगर रिजर्व्स और टाइगर कॉरिडोर में देखें, तो फॉरेस्ट कवर अगर टाइगर रिजर्व्स में देखें तो ये हमारा 7% है कंट्री का टोटल फॉरेस्ट कवर का, और 74% है जो टोटल एरिया हमारा टाइगर रिजर्व्स में है। टाइगर रिजर्व्स इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो ये है नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व्स जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इससे यहाँ पे आपका जो नागार्जुन सागर श्रीसेलम जो यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स है, नाउ दिस टाइगर रिजर्व्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको यहाँ पे स्टडी करने लेनी है। फॉरेस्ट कवर अगर हम लोग टाइगर कॉरिडोर में देखें तो ये 1% है कंट्री के टोटल फॉरेस्ट कवर का, ठीक है। अगर डिकेडल चेंजेस देखें कि 10 सालों में कितना चेंजेस हुआ है, तो फॉरेस्ट कवर अगर टाइगर रिजर्व्स में देखें तो कम हुआ है। ऑब्वियस है कि टाइगर रिजर्व्स में जो है फॉरेस्ट कवर कम होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है। फॉरेस्ट कवर अगर हम लोग यहाँ पे टाइगर कॉरिडोर में देखें तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि टाइगर कॉरिडोर जो बनाई जा रही है उसके चारों ओर एफॉरेस्टेशन प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग टाइगर रिजर्व्स में देखोगे तो वहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। टाइगर रिजर्व्स जिसमें कि हाईएस्ट गेन हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, तो बक्सा है जो कि वेस्ट बंगाल का है। और टाइगर रिजर्व्स जिसमें हाईएस्ट लॉस देखने को मिला है, तो ये है कवाल टाइगर रिजर्व्स जो कि तेलंगाना का है। तो अगेन ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। ग्रोइंग स्टॉक अगर हम लोग देखें कि वुड की जो यहाँ पे स्टॉक है वो बढ़ते जा रही है, तो टोटल ग्रोइंग स्टॉक जो है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा है। इट मीन्स कि इनसाइड फॉरेस्ट एरिया बताया जा रहा है और आउटसाइड भी जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे भी बताया जा रहा है। एवरेज अगर ग्रोइंग स्टॉक पर हेक्टेयर देखें तो ये 56 यहाँ पे कम है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव कवर देखें, येस अगेन दिस इज़ इंपॉर्टेंट। हमारे देश में मैंग्रोव्स कितने हैं, तो मैंग्रोव आप देखो 0.15% है।
टोटल जितना भी कंट्री का जोग्राफिकल एरिया है। और टॉप स्टेट आप लोग देखो जहाँ जहाँ मैंग्रोव कवर है, तो वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। तो मैंग्रोव्स होते क्या है, मैंग्रोव्स आप लोग देखो सुंदरबन वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैंग्रोव्स में जो ट्रीज़ होते हैं उसकी जो रूट्स होती है ना, वो यहाँ पे ज़मीन के अंदर कम और ज़मीन के बाहर ज़्यादा होते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इससे क्या होता है कि ये कहा जाता है कि जब आपका कोस्टल रीजन में जब मैंग्रोव्स होते हैं तो ये एक तो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो इरोजन नहीं होती है। दूसरा है कि यहाँ पे आप साइक्लोन प्रोन एरिया है ये सब, यहाँ पे उड़ीसा वाले साइड में, वेस्ट बंगाल वाले साइड में, तो साइक्लोन आते हैं, तो साइक्लोन के जो वाटर है वो भी आपका मेन सिटी में इंटर होने से बचता है। साथ ही साइक्लोन में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो है रुकाव भी होता है। तो हर एक तरीके से मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो टोटल एरिया में यहाँ पे क्या है कि 0.34% है, और ये इंक्रीज़ ही हो रहा है, यानी कि मैंग्रोव एरिया बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। स्टेट देखें जिसमें कि मैंग्रोव कवर बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि महाराष्ट्र और उड़ीसा है, तो उड़ीसा में बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र भी आपको देखने को मिलेगा। बैम्बू रिसोर्सेज की बात करूँ, बैम्बू पे आज के डेट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया जो है वो 15 स्क्वायर किलोमीटर है। और टॉप 10 स्टेट देखें जो कि बैम्बू बियरिंग एरिया है, तो सबसे ज़्यादा जो आपको बैम्बू देखने को मिलेगा वो यहाँ पे अदर्स में रखा गया, बट फिर भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप देखो सबसे ज़्यादा बैम्बू है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर इस तरीके से अपने राज्य की स्थिति आप देख सकते हो जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो। ट्रेंड्स है कि यहाँ पे जो बैम्बू रिसोर्सेज है वो यहाँ पे कम होता जा रहा है। और स्टेट जिसमें हाईएस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है बैम्बू बियरिंग एरिया, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ ईस्ट का मिज़ोरम है, ठीक है। और इस जिसमें कि हाईएस्ट डिक्रीज़ हुआ है तो ये मध्य प्रदेश है। और टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ बैम्बू बियरिंग एरिया तो वो भी मध्य प्रदेश है। कि बैम्बू बियरिंग एरिया जो है सबसे ज़्यादा एरिया में जो बैम्बू यहाँ पे आपका काम किया जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन हाँ बहुत तेज़ी से यहाँ पर डिक्रीज़ भी हो रही है। फॉरेस्ट अगर कार्बन स्टॉक देखें कि क्योंकि आप देखो जंगल है, तो जंगल में क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन स्टॉक होते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये बात है ना कि आज के डेट में ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी इमिशन बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारे एटमॉस्फेयर में इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जितनी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे एफॉरेस्टेशन करेंगे, जितने ज़्यादा हमारे यहाँ पे ये जंगल होंगे ना, तो ये जंगल का क्या काम होता है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके से जो जहरीली गैसेस या फिर जो ऐसी गैसेस है जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, इंक्रीज़ होते जा रही है, तो उन सारे गैसेस को ये ट्रैप कर लेते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन स्टॉक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, सिक्वेस्ट्रेशन होती है। तो टोटल कार्बन स्टॉक अगर हम लोग फॉरेस्ट में देखें तो ये 7204 मिलियन टन्स है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो ये लार्जेस्ट पूल है कार्बन स्टॉक का पूरे फॉरेस्ट में। और इवन ये भी कहा जा रहा है कि कार्बन स्टॉक अगर हम लोग देखें तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। फाइन, तो अच्छी बात है। फॉरेस्ट के यहाँ पे कार्बन स्टॉक अगर आप डिफरेंट पोल्स में देखोगे तो ये यहाँ पे आप लोग देखो कि अबव ग्राउंड बायोमास, तो ये 55% है। उसके बाद 32% है जो कि आपका यहाँ पे सॉइल वगैरह है। तो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है वो डिफरेंट पूल्स में परसेंटेज के हिसाब से बताया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा आपसे डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फायर प्रोन फॉरेस्ट अगर देखें कि कितनी ऐसी एरिया है जहाँ पे आग ज़्यादा लगते हैं, तो 22% फॉरेस्ट कवर है हमारे देश में, जिसमें कि एक्सट्रीमली ऐसा है कि आग लग सकता है। अब देखिए गर्मी की मौसम आ रहे हैं, जब एक्सट्रीमली यहाँ पे आपका हीट वेव्स चलेगा तो बहुत सारे एरिया है, उत्तराखंड की बहुत सारी जंगलें हैं और जहाँ पे आग लग जाती है। इवन आप वर्ल्ड वाइड भी देख सकते हो, अमेज़ॉन में भी आपका आग लग गया था, तो ये भी एक बात है। टॉप 3 स्टेट जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट किया गया है FSI के द्वारा, तो यहाँ पे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। क्लाइमेट हॉट स्पॉट की बात करें तो जैसा कि क्लाइमेट हॉट स्पॉट प्रोजेक्शन किया जा रहा है, और ये 2030 के लिए स्टडी की जा रही है, 2050 2085 कि कैसा रहेगा यहाँ पे। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ है जिसमें कि ये देखा गया है कि हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले लद्दाख है, लद्दाख में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहे हैं। वहीं आप जम्मू एंड कश्मीर भी ले लो कि इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो यहाँ पे मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण सी लेवल राइज़ हो रहा है कि नहीं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है जहाँ पे आपके एक्चुअली जो है यहाँ पे आपका स्नोफॉल होता है, तो ये सारे जगह पे आप देखो कि हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहे हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ बात करें जिसमें कि लिस्ट टेम्परेचर राइज़ हो रहे हैं, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ बढ़ते जा रहे हैं, तो अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे आइलैंड है, वेस्ट बंगाल है, गोवा है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। कुछ ऐसे रीज़न है जिसमें कि एक्सपीरियंस किया गया है कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है रेनफॉल में। तो रेनफॉल आपको सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलेगा और अपर जो मालाबार कोस्ट है वहाँ पे। रीजन जो कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है लिस्ट इंक्रीज़ और समटाइम्स इवन डिक्लाइन भी हो रहा है रेनफॉल में, यानी कि रेनफॉल में कमी भी आ रही है, तो वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कुछ पार्ट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जो कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है।
तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि कहाँ पे बारिशें बढ़ती जा रही है और कहाँ पे बारिश घट रही है। तो उस एरिया में बारिश बढ़ते जाएगी जहाँ पे आपका फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, और जहाँ पे फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ हुआ है वहाँ पे बारिशें कम होती रहेगी। अब ये तो रही पूरी यहाँ पे रिपोर्ट की फाइंडिंग, ठीक है। ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग यहाँ पे अच्छे से देख लिए, डिटेलिंग यहाँ पे पूरा आपको मिल गया है। अब समझते कि कंसर्न क्या है इस फाइंडिंग में। कंसर्न ये बताया जा रहा है कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो फॉरेस्ट कवर है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है। तो एक कंसर्न है, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट अगर कहीं पे भी घूमने जाओ, आसाम हो, मिज़ोरम हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, तो वहाँ पे खूबसूरती है, ब्यूटी है, एक नेचर ब्यूटी आपको देखने को मिलेगा। एक इंडिया का रिच बायोडाइवर्सिटी आपको नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में देखने को मिलेगा, जो कि आपका एक नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण जो है धीरे धीरे ये घटते जा रहा है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे फॉरेस्ट कवर भी घटते जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जो ये ब्यूटी कहा जाता था वो कहीं ना कहीं घट रही है, ठीक है। और बहुत सारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है जिसके कारण भी यहाँ पे परेशानी देखने को मिल रही है। लोग जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर करते, खेती करते हैं, लेकिन उनका एक शिफ्टिंग यहाँ पे है, प्रेशर है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लेकर आना है, ट्रीज़ को काटे जा रहे हैं। सर्वे रिजल्ट जो है वो मिसलीडिंग भी हो सकता है। जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट कवर का, इसमें प्लांटेशन इंक्लूड है, मोनोकल्चर इंक्लूड है, जैसे कि कॉफ़ी वगैरह हो गया, कोकोनट है, मैंगो है, अदर ऑर्किड्स है, तो इन सबको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे प्लांटेशंस जो है ये डिफरेंट है नेचुरल फॉरेस्ट है, जो नेचुरल तरीके का जंगल होता है उससे डिफरेंट है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो डेफिनेशन है यहाँ पे फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट में वो सारे पेड़ पौधे हैं जो कि आपका आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे मिसलीड हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि इसमें सारे पेड़ पौधे आ रहे हैं और जंगल का मीनिंग ही अलग होता है, फॉरेस्ट की मीनिंग अलग होती है। तो इससे लोग जो है कहीं ना कहीं मिसलीड हो रहे हैं। स्लो इंक्रीज़ है डेंस फॉरेस्ट में। जो नेट इंक्रीज़ आपको फॉरेस्ट कवर में देखने को मिलेगा वो यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट के में आपको इसी से जो गेन हो रहा है उसी से ये समझ में आती रहता था डेन फॉरेस्ट में। तो जो ओपन जंगल होता है, जैसे आप देखते हो कोई कोई जंगल ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी घने होते हैं, तो उससे बेटर तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट अगर मिलना है, रिजल्ट अगर चाहिए, तो ओपन फॉरेस्ट से ही यहाँ पे बेटर तरीके का रिजल्ट मिलता है। ओके, सो दीज आर द कंसर्न जो कि इस रिपोर्ट के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल कर लेती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये आपका कहा गया है कि इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है एक प्रीमियर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत है। ये रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे देश में जो है कितने फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उसको टाइम टू टाइम असेसमेंट करना है और टाइम टू टाइम यहाँ पे मॉनिटर भी करना है। साथ ही साथ ये जो सर्विसेज है, ट्रेनिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन का, इस चीज़ में भी ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इंगेज रहती है। तो इस बार अभी हमने देखा कि जो इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेलिंग देखें। 17 नंबर का ये रिपोर्ट है। फाइंडिंग क्या क्या है, कितना है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर और ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हमने देखी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार का टाइगर रिजर्व भी ध्यान रखिए कि कौन सी टाइगर रिजर्व है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, जहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम है। ओके, तो ये हो गई ईच एंड एवरी डिटेल्स यहाँ पे है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर से ये पूछा गया है कि क्या वो ये प्लान कर रहे थे कि एक डेडिकेटेड इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस होनी चाहिए नेशनल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में, जो कि यहाँ पे एक कमेटी के द्वारा सेटअप किया गया था, ठीक है। तो ये कमेटी थी TSR सुब्रमण्यम 2014। तो उनके द्वारा कहा गया था कि एक ऐसी सर्विस भी होनी चाहिए, जैसे आप देखते हो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसी तरीके से इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस होनी चाहिए जो कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस कर सके। तो कोर्ट जो है वो एक PIL यहाँ पे हियरिंग हुआ था जिसमें ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो TSR जो सुब्रमण्यम कमेटी है उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही ये कहा गया था, और बाद में चल के क्या हुआ कि यहाँ पे पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया। एक यही ग्राउंड था कि डेडिकेटेड ऑल इंडिया सर्विस जो है वो यहाँ पे इससे क्या होगा कि मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी इंस्टीट्यूशन की। तो जो डिज़ायर्ड पर्पस है ये ऑल इंडिया सर्विस का, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो फिर इस चीज़ को, इस ग्राउंड को रिजेक्ट कर दिया गया। इस ग्राउंड के बेसिस पे हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी 2014 में और सुब्रमण्यम जी के चेयरमैनशिप में। तो ये रिव्यू कर रहे थे कि हाँ, इन्वायरमेंटल लॉज जो हमारे देश में है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और फिर उनको जो है करेंट जो रिक्वायरमेंट है आज के डेट में उसके साथ इसको लाइन अप किया जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि ऑल इंडिया इन्वायरमेंट सर्विस के बारे में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखो कि इन्वायरमेंट गवर्नेंस में एक स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। आज की डेट में हम लोग कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट हमारी डिस्ट्रक्ट हो रही है। इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है जिसके कारण आप देखो कि टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रही है, सी लेवल राइज होता जा रहा है, इवन
बहुत सारे जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जो पब्लिक सेक्टर है जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है और बहुत सारे ऐसे अदर क्वासी ऑफिशियल बॉडीज़ है जैसे कॉर्पोरेशन हो गए, म्यूनिसिपल बोर्ड्स हो गए, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, साथ ही इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, तो इनको ज़रूरत है कि एक एक्सपर्टीज़ लेकर आए हाई ऑर्डर का, जिससे कि इन यहाँ पे जितनी भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है उसको मैनेज कर सके। ठीक है। सेकंड है कि पॉजिटिव ऑफ टाइम है, ब्यूरोक्रेट्स के पास इतनी टाइम नहीं होती है कि वो यहाँ पे अपने काम के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी देखें, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव पे भी काम करें। साथ ही प्रो एक्टिवनेस की ज़रूरत है। जिस तरीके से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ निकल कर आ रहा है, अब यहाँ पे हमें जो है एकदम से अटेंटिव होनी होगी और प्रो एक्टिव यहाँ पे हमें बनना होगा। साथ ही अवेयरनेस फैलाने की भी ज़रूरत है, अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप देखो कि अगर साइक्लोन आते हैं, फ्लड आती है या फिर अर्थक्वेक आता है, तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि कुछ घंटों पहले, कुछ दिन पहले लोगों को यहाँ पे सतर्क कर दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम राइज होने वाली है। इनएडिक्वेसी है, करंट सिस्टम अगर आप देखो ना तो वो इतनी सक्षम ही नहीं है कि इन्वायरमेंट को यहाँ पे बचाने के लिए काम कर सके। तो हमारे देश के द्वारा ये कहा गया है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक डेडिकेटेड है। साथ ही नंबर ऑफ़ एजेंसीज़ है जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है जो कि यहाँ पे एक इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के साथ हुआ है। ये अभी भी टाइम है, अगेन यहाँ पे आप देखो डिग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंट का, जो कि पूरे देश में हमारा रिपोर्ट किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि ये बताती है कि हमारे सिस्टम जो है इतनी सक्षम नहीं है कि ये सब काम कर सके। ये सब तो बात रही। अब यहाँ पे वे अहेड में देखते हैं, ये कहा जा रहा है कि स्टेट ऑन बोर्ड जो है यानी कि ऑल इंडिया सर्विस को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारे देश में वो तेज़ी से करे। नेशनल इंटीग्रेशन को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको भी यहाँ पे परस्यूट करने की ज़रूरत है कि स्टेट गवर्नमेंट अग्री करे कि यहाँ पे इंडियन इन्वायरमेंटल सर्विस जो है इन्वायरमेंट सर्विस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। प्लांट पॉलिसी की ज़रूरत है, इफेक्टिव स्टेप्स यहाँ पे लेने की ज़रूरत है जिससे कि अपकमिंग जो इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस होगी उसको हम लोग मजबूत बना सकें। ये तभी कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा हमारे पास एक वेल प्लान्ड इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि कैसे हम लोग यहाँ पे लोगों को सेलेक्ट करेंगे, उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, फिर डिफरेंट फील्ड में उनको डिप्लॉय कैसे करनी है, फिर डेवलपमेंट कैसे कराना है, प्रमोशन पॉलिसीज़ क्या होगा, मेथड क्या होगा, ट्रेनिंग और जो करियर डेवलपमेंट पॉलिसीज़ है इसको भी गियर अप करना होगा कि ये एक इसका पार्ट है, ऑब्जेक्टिव है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे ग्रेट कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, पीरियोडिकल डायलॉग की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे आप देखो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होना चाहिए ऑल इंडिया सर्विस को लेकर। तो कई बार आप देखते हो कि जो यूनियन गवर्नमेंट की यहाँ पे डिसीज़न होती है तो बहुत सारे राज्य है, जैसे हमारे देश में 28 राज्य है, तो 28 राज्य इसके लिए सहमत नहीं हो पाते। तो ये एक ऐसा सर्विस है जिसमें कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि IAS IPS जितने भी ग्रुप A B सर्विस होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि UPSC के थ्रू तो यहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंडियन इन्वायरमेंट इस तरीके से सर्विस बना रहे तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको ब्रिज करना होगा, यानी कि हमें बेस्ट टैलेंट लेकर आना होगा इन्वायरमेंट सर्विस में। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ऐसी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करें जो कि जिसमें कि लार्जर मासेस ऑफ पीपल्स जो है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे रूरल एरियाज़ हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है ना वो इस तरीके से इन्वायरमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने का बात इसलिए किया गया कि एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे शहरी क्षेत्र के बच्चे तो यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए और ग्राउंड लेवल पे आप देखो कि इस तरीके से बनाया जा रहा है कि एक इक्वालिटी हो। ठीक है, तो सारी चीज़ों को सोचते हुए यहाँ पे ये काम किया जा रहा है, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको दूर करना ज़रूरी है। और ये हम लोग तभी कर पाएंगे जब अर्बन क्षेत्र के लोग और जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं एक साथ आकर ये काम करें। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे आपका इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस। अगर आप लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एक बेटर रिकमेंडेशन है और आप लोग भी अपनी ओपिनियन को फ्रेम करके रख सकते हो और हमारे साथ डिस्कशन भी कर सकते हो जो कमेंट बॉक्स है, कि आपको क्यों लगता है कि इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अगर आप इसके फेवर में हो तो भी आपको एक्सप्लेन करना होगा क्यों। अगर आप इसके फेवर में नहीं हो कि ऐसी इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी आपको यहाँ पर रीज़न बताना होगा कि क्यों। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, देखती हूँ आप लोग की क्या ओपिनियन है इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस को लेकर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। ओके, सो आज के लिए बस इतनी ही रखते, कल हम लोग यहाँ पे चीता इंट्रोडक्शन प्लान वगैरह जितनी भी और आर्टिकल्स है उसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए। मिलती हूँ कल इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।